नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। हर बार जब कहीं अपराध होता है तो उसके साथ पुलिस का नाम जोड़ा जाता है। हर बार सवाल होता है कि क्यों हमारे कानून का डंडा कमजोर हो जाता है, जिसके चलते लोगों में खाकी का खौफ नहीं रहता। जहां बात खादी के साथ खाकी की हो तो फिर सवाल कई हो जाते हैं। हमारे क्राइम ब्रांच पर भी अगर गौर किया जाए तो विधानसभा के 1/4 विधायकों के खिलाफ अलग अलग मामलों की जांच क्राइम ब्रांच में अटकी पड़ी है। कुछ फाइलों पर तो 17 साल से धूल तक नहीं झाड़ी गई। एसीबी और थानों के मामलों को अगर इसमें जोड़ा जाए तो फहरिस्त और लंबी हो सकती है। अब सवाल यह है कि जब कानून आम और खास में फर्क नहीं करता तो फिर ये फर्क कहाँ शुरू हो जाता है? क्यों नेताओं को खास बनाकर रखा गया है? आपकी राय भी जानेंगे और खास मेहमानों के साथ बातचीत जारी रहेगी। देखते रहिए बिग फाइव। बेशक सवाल बड़ा है कि नेताजी पर नरमाई क्यों। इससे जुड़ा सवाल आज हमने आपसे जानना चाहा है, इस पर आप अपनी राय देंगे। सवाल यह है कि क्या नेताओं के खिलाफ आपराधिक मामलों की जांच ठंडे बस्ते में डाल दी जाती है? firstindianews.com हमारी वेबसाइट है, इस पर आप अपनी राय दे सकते हैं। फेसबुक और ट्विटर के जरिए भी आप बता सकते हैं इस सवाल पर आप क्या सोचते हैं। आज के इशू पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी नेता पंकज जोशी जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस नेता गिरिराज गर्ग जी हमारे साथ हैं, पूर्व पुलिस अधिकारी राजेंद्र सिंह जी शेखावत और वरिष्ठ अधिवक्ता ए.के. जैन साहब इस बातचीत में हमारे साथ रहेंगे। नहीं, मैं ये तय कह सकता हूँ कि राजनीतिक लोगों के पीछे जो आपराधिक मामले हैं, मैं सोचता हूँ अगर वो नरमी बरती जाती तो देश में न लालू प्रसाद को सजा हुई होती, न आज नागर जेल में होते, न महिपाल मदेरणा जेल में होते। जो गंभीर मामले हैं, गंभीर अपराध हैं, उनके बारे में कहीं कभी किसी ने नरमी किसी भी स्तर पर नहीं बरती है। राजनीतिक कार्यकर्ताओं पे जो मुकदमे दर्ज होते हैं उसमें दो तरह के मुकदमे हैं। एक तो सरकारी संपत्ति के साथ का नुकसान और राजकीय कार्य में बाधा, और एक राजनीतिक मुकदमा। तो राजनीतिक आंदोलन की तो समझ में आती है कि आप सड़क पे धरना दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, या रास्ता कहीं रोक लिया, छोटी मोटी धाराएं हैं। लेकिन संगीन तरह के मुकदमे जिसमें राजकीय संपत्ति की हाथ में देरी का कारण है, देखिए ये जांच अधिकारी पर निर्भर होता है। यदि जांच अधिकारी अगर लोकल है तो निश्चित रूप से वो जो है वहाँ के अगर कोई जनसेवक है और प्रभावशाली है तो उसके प्रभाव में आ जाता है। और कई बार जो है जो साक्षी होते हैं वो भी जल्दी से नहीं आते, और कई कारण, मतलब एक कारण नहीं कह सकते हम, इसको बहुत सारे कारण कह सकते हैं। चलिए फर्स्ट इंडिया की रिपोर्ट इस पूरे मसले पर क्या कहती है, आपको ये भी बता देते हैं। हाल में अब बदजुबानी के बाद विवादों में आए बीजेपी विधायक प्रहलाद गुंजल का मामला जब जांच के लिए क्राइम ब्रांच को सौंपा गया तो कांग्रेस ने कई सवाल खड़े किए। सरकार पर कई सवाल दागे गए और कहा गया कि मामले को ठंडे बस्ते में डालने के लिए सीआईडी-सीबी को सौंपा जा रहा है। कभी सोचा कि ऐसा क्यों है? क्राइम ब्रांच के रिकॉर्ड पर नजर डालें तो आईएएस अफसर से बदसलूकी के आरोपी नेता पर 17 साल बाद भी कार्रवाई पेंडिंग पड़ी है। एक नेता तो ऐसे हैं जिन पर 17 मामले दर्ज हैं लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। एक नेता पर 3-3 मामलों की फहरिस्त काफी लंबी है, लेकिन ऐसा होता है तो क्यों? जब सबके लिए कानून एक है तो जांच से लेकर सजा दिलाने के बीच की इस प्रक्रिया में फर्क कहां हो रहा है? ऐसे हालात में अब लोकायुक्त ने सुध ली है। सीआईडी-सीबी से पूछा गया है कि जनप्रतिनिधियों और अन्य अति विशिष्ट व्यक्तियों के खिलाफ कितने मामले हैं और उनमें जांच की रफ्तार धीमी क्यों है। लोकायुक्त एसएस कोठारी ने इस मामले में स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लिया है। सीआईडी-सीबी के अतिरिक्त महानिदेशक से तथ्यात्मक रिपोर्ट भी तलब की है। साथ ही जनप्रतिनिधियों और अति विशिष्ट व्यक्तियों के खिलाफ लंबित मामलों की सूची और उनसे संबंधित अपराधों की जानकारी मांगी है। साथ ही सवाल एक और है कि कितने मामलों में अंतिम रिपोर्ट एफआर पेश की गई, आरोप पत्र पेश किए गए और 5 साल से अधिक समय से मामले क्यों लटके हुए हैं। मतलब सवाल खड़े हुए हैं, यानी कमी कहीं पर है।
राजेंद्र सिंह जी, एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि अक्सर मामले अटक जाते हैं, तो मेरा सवाल ये है कि जब जांच सौंपी जाती है तो क्या समय सीमा तय करके दिया जाता है मामला? कि क्राइम ब्रांच में बेसिकली एक सर्कुलर जारी हुआ था। वो सर्कुलर ये था कि जो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, उनके खिलाफ कोई मामला अगर स्थानीय पुलिस स्टेशन में दर्ज होता है तो उसकी जो स्थानीय अधिकारी है उनको जांच करने में उनका एक दबाव साग बना रहता है, वहाँ के लोकल जनप्रतिनिधि का और उनके समर्थकों का। इस दृष्टिकोण से सरकार ने ये सोचा कि इनकी जांच है वो एक स्पेसिफिक कोई इन्वेस्टिगेशन सेल से करवाई जाए। उस दृष्टिकोण से ये सीआईडी क्राइम ब्रांच में इन्वेस्टिगेशंस ट्रांसफ़र की जाती है। अब इसमें बात क्या हुई कि सीआईडी क्राइम ब्रांच हैं, बेसिकली इसके जो हेड हैं, पहले आईजी हुआ करते थे, आजकल एडिशनल डीजी क्राइम ब्रांच होते हैं। एडिशनल डीजी क्राइम ब्रांच है वो पूरे राजस्थान के जो पुलिस स्टेशन हैं उनकी जो भी इन्वेस्टिगेशन है उसके लिए जिम्मेदार माने जाते हैं। वो उसके एक तरह से इंचार्ज हैं। 36 सीआरपीसी जो मेंशन करती है कि कोई भी पुलिस अधिकारी, कोई भी पुलिस स्टेशन होगा, उसमें जो ही कोई सीनियर पुलिस अधिकारी होगा वो सारे के सारे पावर उसमें वेस्ट हो जाएगी जी। उसी दृष्टिकोण से जो भी इन्वेस्टिगेशन अगर किसी पुलिस स्टेशन पे दर्ज हुई है तो उसके इन्वेस्टिगेशन के राइट एडिशनल डीजी क्राइम ब्रांच को मिल जाते हैं। उसी का यूज करते हुए सरकार ने इस प्रकार के सर्कुलर जारी किए। लेकिन क्या इसमें समय सीमा होती है? सरकार को इसमें क्या है कि इसमें समय सीमा कोई नहीं है। वैसे तो समय सीमा है, हमेशा पेंडेंसी जो भी होती है उसकी आपको टाइम लिमिट है, उस पर परमिशन लेनी पड़ती है। पर जो कि सबसे सुपर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है राजस्थान की, अब वो किससे लेगी परमिशन? चलिए के जैन साहब, अब मैं आपके पास में आऊंगा। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो देरी होती है क्या इसको गंभीर माना जा सकता है? देखिए, स्पीडी इन्वेस्टिगेशन स्पीडी ट्रायल का भाग है। सुप्रीम कोर्ट ने कई निर्णयों में इस बात को कहा है और ये भी कहा है कि स्पीडी इन्वेस्टिगेशन आदमी का फंडामेंटल राइट है। पर ये जो सीआईडी सीबी में जो विधायकों के मुकदमे भेजने का सर्कुलर 3/12/1986 को तत्कालीन डीजीपी पीसी मिश्रा ने निकाला था, ये सिर्फ एक राजनीतिक उद्देश्य से, राजनीतिक कारणों से निकाला गया था, जिसका एकमात्र उद्देश्य ये था कि विधायकों की और सांसदों की एक अलग क्लास क्रिएट कर दी जाए, जिनको वो इम्यूनिटी दे दी जाए जो संविधान ने भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के अलावा किसी को नहीं दी गई है जी। क्योंकि कोई भी अपराध होते ही सबसे पहला काम होता है अपराधी के खिलाफ सबूत इकट्ठे करके गिरफ्तार करना, और एमएलए और सांसद को उनसे एक तरीके से मुक्ति दे दी गई। जैसे कि आपने भी बताया कि 17 साल से एक जो तत्कालीन एमएलए थे उनके खिलाफ मामला पेंडिंग है। एक जो एसपी इस भरी मीटिंग में एसपी के साथ एक एमएलए ने मारपीट की थी, वो कभी गिरफ्तार नहीं हुआ, कभी कोई मामला दर्ज नहीं हुआ, सीआईडी सीबी में चले जाते हैं। पर इसके बाद जो सक्सेसिव गवर्नमेंट आई उन्होंने किसी ने इसको चेंज करने की कोशिश नहीं की। कांग्रेस गवर्नमेंट के जमाने में ये सर्कुलर निकाला गया था और आज भी इसकी आड़ में, जबकि अभी आपने राजेंद्र सिंह जी ने बात की सेक्शन 36 सीआरपीसी की। सेक्शन 36 सीआरपीसी कहता है कि जो सीनियर पुलिस ऑफिसर होता है उसको अपने लोकल ज्यूरिसडिक्शन के अंदर वही पावर्स प्राप्त होती हैं जो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को प्राप्त होती है इन्वेस्टिगेशन करने की। इन्वेस्टिगेशन शब्द भी उसमें नहीं है जी, बल्कि एसएचओ की पावर्स उसको भी प्राप्त होती है। तो डीजीपी को सारे राजस्थान पर डीजीपी को ये पावर कहां से आ गई कि वो एक स्पेशल क्लास ऑफ केसेज बना दे? ये सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के तहत सिर्फ लेजिस्लेशन को ये पावर थी कि वो स्पेशल क्लास बना दे, उनके लिए एक स्पेशल पुलिस स्टेशन बनाए। ये सिर्फ कानून के तहत किया जा सकता, पर चूंकि ये मिली भगत का खेल है इसलिए कोई भी राजनीतिक दल अपने नेताओं को बचाने के लिए इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहता। जी, ये एक बड़ा सवाल है, मैं इस पर बात करूंगा। दिनेश जी हमारे साथ अलवर से फोन लाइन पर है, बताइए दिनेश जी। मेरा इतना फर्ज है जी कि एक हत्या और बलात्कार के केस में नेता को जेल होते हुए हमने देखा है, बाकी अन्य केसों में नेता के मरने के बाद तक भी उसकी फाइल पूरी नहीं होती है। बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल है। और दूसरा बड़ा सवाल इसमें ये जुड़ जाता है। पंकज जी, शुक्रिया दिनेश जी इस चर्चा में आने के लिए। हत्या और बलात्कार के मामले में भी राजस्थान के जो उदाहरण अभी आए हैं
कि महिपाल मदेरणा को गिरफ्तार किया गया या बाबूलाल नागर को गिरफ्तार किया गया। राजस्थान की सीआईडी-सीबी के पास दोनों के मामले 3-3 महीने तक पेंडिंग रहे थे और किसी ने गिरफ्तारी करने की राजनीतिक जहमत दबाव नहीं के उठाई कारण थी। उनको आगे ये सिर्फ सरकाएगा। सीबीआई ने उनको गिरफ्तार किया है जाके। लालू प्रसाद यादव को भी सीबीआई ने लेकिन कहा। एक बीजेपी के साहब प्रवक्ता भी ये कह रहे आंकड़े थे। एक दिलचस्प बात और कहते हैं कि दरअसल जब सत्ता बदली जाती है तो सीआईडी सीबी के ये मामले हैं, राजनीतिक दल अपने नेताओं के ऊपर से वापस भी ले लिया करते हैं। ताजा मामला पंकज जी की पार्टी का है। 46 मुकदमे बीजेपी नेताओं के ऊपर से अलग अलग मामलों में वापस हुए हैं। पंकज जी, नहीं देखिए, जो मामले होते हैं उस मामले में आपने कहा ना कि मामले की जो गंभीरता है वो किस टाइप की है। देखिए, आज राजनीतिक क्षेत्र में रहने के बाद मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आज आपका जो विपक्ष का जो दायित्व है, आज यदि सरकार काम नहीं कर रही है, जिसका कि दायित्व सरकार के पास में था, यदि आप धरने और प्रदर्शन करते हैं, धरने और प्रदर्शन के बाद में यदि आपको जो है वहाँ पर उस टाइम की सरकार आपको किसी मामलों में जो है केस दर्ज कराती है तो देखिए उन मामलों में तो आपको यदि ऐसा काम नहीं करेंगे तो विपक्ष अपनी भूमिका नहीं निभा पाएगा। और कहीं इन मामलों में जो झूठे मुकदमे होते हैं, इनकी भी जांच मैं कह रहा हूं, जांच जो है इनको वापस भी लिए जाना चाहिए और इनकी जांच जल्दी होकर के इसके ऊपर जो है एफआईआर लगती है तो मेरे ख्याल में वापस लेने की नौबत भी नहीं आएगी। दूसरा बात होती है कि राजनीतिक संपत्तियों से जुड़ा हुआ मामला होता है, उनको नुकसान पहुंचाया। आमतौर पर विधायकों के खिलाफ देखा जाता है रास्ता रोक लेना, उपद्रव करना। नहीं, देखिए, रास्ता रोकने के लिए खुद का इंटरेस्ट तो था नहीं। जो पब्लिक में है, आज विपक्ष का यदि दायित्व है, यदि विपक्ष अपनी भूमिका नहीं निभा पाता, यदि आज सरकार काम नहीं कर पा रही है, तो जिस सरकार को काम करने के लिए मौका दिया गया था, क्या उस सरकार के पास में विपक्ष नहीं करना चाहिए? लोकतंत्र में उसका एक जायज तरीका, अगर आप विधायक हैं तो आपके पास विधानसभा है। नहीं, देखिए वो जायज तरीका है, लेकिन लोकतंत्र का जो है धरना प्रदर्शन भी लोकतंत्र का हिस्सा है। और धरने प्रदर्शन के बाद यदि आप बलपूर्वक उसको हटाते हैं और बलपूर्वक हटाने के बाद यदि किसी को चोटें आती हैं, उसके बाद आप मुकदमा दर्ज करते हैं, तो ये भी चीज सहन नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज है, आप ऑफिस के अंदर बैठे हुए हैं, ऐसे मामलों में इजाजत दे देनी चाहिए। नहीं, इजाजत नहीं देनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। देखिए, इनकी बहुत जो बड़े हायर ऑफिसर्स उनकी जांच होनी चाहिए, इनको बेसिकली बहुत अच्छी तरह सुना जाना चाहिए और यदि ऐसा लगता है तो इस पे विवेकपूर्ण तरीके से काम करके और इनको खत्म किया जाना चाहिए। चलिए, मैं इस पर बात करूंगा। जाकिर साहब हमारे साथ बीकानेर से फोन लाइन पर जुड़े हैं। बताइए जाकिर साहब। सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपनी जो कार्रवाई है उसमें ढील का कारण है कि पुलिस तो अपनी कार्रवाई करती है, लेकिन जो राजनेता है वो अपनी पॉलिटिक्स पे जोर लगाते हैं। जैसे अभी एक नेता ने किसी भी पार्टी का आता है, उसने गाली गलौज की, माँ बहनों की गाली गलौज की, वो गलत है। किसी अधिकारी को गाली गलौज करके दबाना तो पार्टी का रौब दिखाना वो गलत है। दूसरा, किसी महिला के अभी केस हुआ था, जिस महिला अपने ऑफिस में जाती है, उसका हाथ पकड़ता है, उसका धक्का मुक्की करके जमीन पर, तो ये सब धारा है, मतलब टीवी पे सब कुछ बता रहा है, सब कुछ सबूत मौजूद है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी सीबीआई जांच, फलानी जांच, दूसरा जांच करके ये केस को ठंडा पटकते हैं। साल, 2 साल, 5 साल महिपाल मदेरणा का केस को कितना टाइम हो गया, अभी तक किसी को सजा नहीं हो रही है। बिल्कुल कार्रवाई करने ढील, जाकिर साहब, वो एक बड़ा सवाल है जो गिरिराज जी से किया जाएगा। गिरिराज जी, आप प्रहलाद गुंजल के मसले को लेकर ताज़ा जो विवाद हुआ उसमें आपकी पार्टी ने सवाल खड़े किए कि सीआईडी सीबी को जांच को दिया जा रहा है तो मामले को ठंडे बस्ते में डाला जा रहा है। बीजेपी ने क्या आपकी पार्टी से नहीं सीखा ऐसा कुछ? नहीं, निश्चित रूप से देखो, ऐसा है कि आपने जो कहा कि राजनेताओं के खिलाफ जो मुकदमे होते हैं उसमें शिथिलता बढ़ती जाती है। मेरा इसमें यह है कि राजनेताओं के साथ साथ आप उन उच्च अधिकारियों को क्यों नहीं शामिल करते जो डीओपी 10-10, 15-15 साल तक परमिशन नहीं देती है मुकदमे दर्ज करने की, भ्रष्टाचार के हो, रेप के हो। 1 साल से मोहंती फरार है, पुलिस डिपार्टमेंट उसको ढूंढ नहीं पा रही है। ये राजनेताओं के अलावा विशिष्ट व्यक्ति, उनको भी आप जो प्रशासन में बैठे हुए लोग हैं, विषय अंतर मत कीजिए गिरिराज जी। फिलहाल हम लोग राजनेताओं पे बात कर लेते हैं और मैंने बात की है, मोहंती पर कई बार बात की है और आगे भी करूंगा, आपको मैं बताता हूँ। ये सवाल खड़ा करता रहूंगा, लेकिन सवाल अभी फिलहाल राजनेताओं का है। निश्चित रूप से आपने जो कहा कि गुंजल के ऊपर जो सीआईडी सीबी को जांच दी, तो सीआईडी सीबी को जांच जो दी गई है वो सीआईडी सीबी जांच करेगी। वही प्रकरण आप जो कह रहे हो कि लंबित करने का मामला है। जब मेडिकल डिपार्टमेंट में जिसका सीएमओच ने ये कहा, पूरे राजस्थान के मेडिकल कर्मचारियों ने ये कहा, डॉक्टर्स ने कहा कि इनको गिरफ्तार करना चाहिए, जब उनकी सीडी जो आपका जो था वेबसाइट के ऊपर उनका सारा वर्जन आ गया, उनके कार्यकर्ता का वर्जन जब आ गया, उसके बाद तो उसके अंदर जांच का कोई विषय रहता ही नहीं है। वो पूरे हिंदुस्तान के जनता ने देखा है, सारे चैनलों ने चलाया, जिस तरह के शब्दों का उन्होंने बिल्कुल ठीक वैसे ही जैसे महिपाल मदेरणा की निश्चित रूप से महिपाल मदेरणा अरेस्ट हुआ, बाबूलाल नागर अरेस्ट हुआ। सीआईडी सीबी ने तो नहीं किया दोनों मामलों में, निश्चित सीआईडी सीबी ने नहीं किया तो राज्य सरकार ने आगे पहल करके और उसको जांच सीआईबी को दी और उन्होंने अरेस्ट किया। राज्य सरकार ने की ना वो काम किसी दूसरे ने तो किया नहीं। तत्कालीन कांग्रेस सरकार के दोनों मंत्रियों की जांच जो दी वो सीआईडी सीबी से जो ट्रांसफर हुई वो राज्य सरकार ने पहल की।
आज राज्य सरकार पहल करे इसके अंदर। आप मानते, चलिए मैं इस पर आगे बात करूंगा। शौकत अली साहब डीडवाड़ा से और जसपाल जी सीकर से हमारे साथ हैं। शौकत साहब बताइए पहले आप। आज मेरा सवाल ये है जी कि अभी जो गुंजन ने जो हरकत की अभी तक कुछ हुआ नहीं, उसका क्या सबूत चाहिए? वो कैसेट भी आ गई, उसकी बोली भी आ गई, मोबाइल नंबर आ गए। बिल्कुल। और जसपाल जी आपका क्या कहना है इस मामले में? सोनी जी कुछ लगता है कॉलर डिस्कनेक्ट हो गए। चर्चा को जारी रखेंगे, ब्रेक पर जा रहे हैं। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे सवालों की बौछार लगातार बरकरार रहेगी क्योंकि मसला राजनेताओं से जुड़ा है। नरमी तो बढ़ती जाती है क्योंकि उसमें कई ऐसे भी मुद्दे होते हैं जो झूठे भी उनके ऊपर किए जाते हैं, इसलिए नरमी बरतनी चाहिए। के खिलाफ या उनके थोड़ा सा हटके, सारे नेता बुरे नहीं होते लेकिन उनके खिलाफ थोड़ा सा हटके एक अलग से क्या बोलते हैं, कमेटी बोल दीजिए या एक से अलग से विभाग होना चाहिए अलग। जांच में किसी के प्रति भी ढिलाई और नरमाई ये कोई मायने नहीं रखती और जो उसके फैक्ट है, फैक्ट के आधार पे कार्रवाई होती है। और हमने देखा है समय समय पे कि उस कार्रवाई के अनुरूप व्यवहार हुआ है, बहुत से लोग जेल में गए। नहीं, इस बात को हम बिल्कुल गलत मानते हैं क्योंकि सरकार मुकदमे दर्ज कराती है। कांग्रेस या भाजपा सरकार कोई सरकार विरोधी कृत्य करता है वो किसी भी पार्टी का, राजनीतिक पार्टी का कार्यकर्ता नहीं कर सकता। और कांग्रेस शासन में भी कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए, वो हमने कांग्रेस सरकार ने वापस ले लिया। आज भी वो मुकदमे लंबित चल रहे हैं, तो हम इस बात का विरोध दर्ज कराते हैं। जो भाजपा सरकार कर रही है कार्यकर्ताओं के इस नाम पे, वो गलत कर रही है। अभी की पार्टी के कार्यकर्ता थे और मानते थे कि कांग्रेस राज में भी ऐसा हुआ कि जब दर्ज मुकदमे वापस लिए गए, घड़साना वाले मामले में बेडी कल्ला भी एक आरोपी थे। नहीं, निश्चित रूप से देखो कि मुकदमे की मेरिट क्या है। एक तो मुकदमा राजनीतिक रूप से लगाया गया है जो आंदोलन करने वाले के कारण हुआ, या वो ऐसा क्रिमिनल क्या एक एजेंट साहब ये तय किया जाना चाहिए कि मुकदमे की मेरिट क्या है? राजनेताओं को इस बिहाफ पर छूट मिल जाएगी? देखिए, धारा आम आदमी को मिलती है कभी ऐसा? धारा 321 दंड प्रक्रिया संहिता है, वो ये कहती है कि जो लोक अभियोजक अगर ये उचित समझे कि इस मामले को चलाना अब आगे उचित नहीं है तो उस मामले को वापस लेता है। शिवनंदन पासवान एक बड़े नेता थे बिहार के, और उनके जब मुकदमे वापस लिए थे तो वो मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था और सुप्रीम कोर्ट ने उसे गाइडलाइंस कही थी कि मुकदमे वापस लेने का क्राइटेरिया ये नहीं होना चाहिए कि मुलजिम कौन है, धारा क्या है, बल्कि ये होना चाहिए कि क्या पब्लिक इंटरेस्ट में इसको चलाना उचित है, और सेकेंडली क्या ये पब्लिक वेस्टेज ऑफ मनी है, क्योंकि इस मुकदमे का रिजल्ट जीरो होने वाला कोई एविडेंस नहीं है। और उसके बाद कोर्ट पे भी डिस्क्रिप्शन उन्होंने छोड़ा था और कई मामलों में कोर्ट रिजेक्ट भी कर देती है उन एप्लीकेशंस को जो विड्रॉल के लिए लगाए जाते हैं। जैसे बांसवाड़ा के एक पूर्व एमएलए के खिलाफ एक सिपाही के साथ मारपीट का मुकदमा था, विड्रॉ कर लिया था, कोर्ट ने परमिट कर दिया था, हाईकोर्ट ने उसको सेट असाइड किया। आम आदमी को ऐसी छूट नहीं मिलती। पर आम आदमी को ऐसी छूट नहीं, इसका मिसयूज हो रहा है। 321 का जो ऑब्जेक्ट है वो ये है कि ऐसे मामले जो कोई अल्टीमेटली कन्विक्शन नहीं होगा या जिसमें कोई एविडेंस नहीं है, पब्लिक मनी का वेस्टेज हो रहा है, उनको अदालतों से फालतू में हटा लिया जाए। उसकी बजाय इसका उपयोग सिर्फ अपने राजनीतिक चेलों को बचाने के लिए किया जाता है। चलिए, भूपेंद्र जी कोटा से हमारे साथ जुड़े हैं, बताइए भूपेंद्र जी। भूपेंद्र जी, आज आवाज सुन पा रहे हैं आप? लगता है कॉलर डिस्कनेक्ट हो गए। अब मैं आपके पास आता हूं पंकज जी। गुंजल का मसला ऐसा है जो ज्वलंत है और सबसे बड़ा सवाल है, गिराज जी ने भी उस मसले पे फिर से अभी सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए और दर्शकों ने भी किए। आखिर क्या कारण है कि सीआईडी सीबी को जांच सौंपी गई जबकि ऑडियो टेप था, उसकी जांच हो सकती थी और तमाम तरह की तफ्तीश की जा सकती थी? नहीं, देखिए अब गिरिराज जी तो क्या है कि अपने टाइम की बातें तो वो बड़ी सफाई से जो है निकालने की कोशिश करते हैं। हमने कहा भाई आपके मुख्यमंत्री का अगेंस्ट में हमने 108 में जो है सीआईडी सीबी को जांच सौंपी थी, उसमें यदि हम सीधी इनकी जांच करा करके सीधे गिरफ्तार हो जाते तो क्या होता?
तब तो यार CID-CBI को आपने जांच सौंपी, आपने CID-CBI में भी इनको डर लग रहा था। फिर हमने कहा CID-CBI को नहीं, अब CBI को दे दी, तो भी इन्होंने कहा साहब ये तो राजनीतिक मुकदमे है, राजनीतिक जो है वो है। आपने लोगों के साथ जन कल्याणकारी योजनाओं के अंदर आपने ऐसा काम किया, उसके बाद जब हम सौंपते तो आपको बुरा लगता है। और आज यदि दूसरे के बीजेपी के उसमें है तो आप इमीडिएटली आज ही इसका फैसला कर दो, यही टेबल के ऊपर ही कर दो आप। तो ये जो चीजें दो तरीके से नहीं चल सकती, सारे के सारे, चाहे कोई भी पार्टी हो, कोई भी हो, राजनीति। आप मानते हैं कांग्रेस का दोहरा चेहरा है इस पर? बिल्कुल सामने दिख रहा है। कांग्रेस का नहीं, दोनों ही पार्टियों का दोहरा चेहरा है। मैं आपको बताऊं, नहीं, इसमें सबसे बड़ी बात दोनों ही पार्टियों का, जो भी सरकार में आती है, लेकिन वो पार्टी ये सोचती है कि जो CID क्राइम ब्रांच में मुकदमे हैं वो एक तरह से लोकतंत्र की आवाज़ को कुचलने का सबसे अच्छा रास्ता है। वहाँ उनके पास में जो भी उनके विरोधी हैं उनके मुकदमे होते हैं, और अगर वो कोई अपने किसी मुद्दे को लेकर मुखर होने की कोशिश करते हैं तो उन मुकदमों की आड़ में उनको ब्लैकमेल किया जाता है। उनको ये बताया जाता है कि ये मुकदमे आपके खिलाफ है। डीप फ्रीजर में से कभी भी निकाल कर परोसी जा सकती है। उसमें तुरंत कार्रवाई कर दी जाती है, तुरंत उसमें एक्टिव हो जाती है CID क्राइम ब्रांच। तुरंत DYSP राजेंद्र सिंह वहाँ मौके पे पहुंच जाते हैं। फिर उसके बाद तुरंत कार्रवाई शुरू होते ही वो जो लोकतंत्र का जो आवाज बननी चाहिए थी, मुद्दे को आगे लाना चाहिए था, वो मुद्दा है वो दब जाता है। तो सरकार को इसमें दो तरह से फायदा है। पहली तरह तो एक फायदा है कि अपने जो विधायक है, अपने सांसद हैं, उनका आचरण है वो कैसा रहा सरकारी कर्मचारियों के प्रति या आम जनता के प्रति, उन्होंने क्या अपराध किया, उसमें वो चाहे जैसे उसमें हेर फेर कर सकते हैं। और दूसरा, उसको अपने विरोधी जो है विधायक और सांसद, उनकी आवाज को कैसे बंद रखा जाए, उनकी आवाज को किस तरह से कंट्रोल किया जाए, उसके भी काम आते। मेरा नेताजी पर नरमी क्यों, आप समझ सकते हैं, इसको आगे भी हम बयान करते रहेंगे। इसमें दोनों तरफ से दुधारा काम है ये नहीं, लेकिन मैं जवाब लेकर रहूंगा। आज अगर डिबेट में हम लोग हैं, विजय जी जोधपुर से और LC जैन साहब जयपुर से हमारे साथ हैं। विजय जी पहले आप बताएं। हाँ जी जी जी, मैं ये कहना चाहता हूँ इस मैटर में जो लोग राजनीतिक अप्रोच वाले होते हैं ना जी, तो वो क्या है कि अपना उसका पद का फायदा उठाते हैं और मामले को दबाए रखते हैं। इससे क्या है कि जो उनको और हौसला बढ़ जाता आगे अपराध करने में, उसको बढ़ाने में, और उनके साथ नरमी बरतने से उनके ग्राफ बढ़ता रहता है उनका। बिल्कुल, ये अभी राजेंद्र जी ने भी ये सूरत हाल हमारे सामने बयान की। LC जैन साहब आप क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ पारिक साहब नमस्कार। यह है मेरा विचार ये है जी कि एक्चुअली इसमें इच्छा शक्ति का अभाव होता है नरमी में बताने में जो है, और नरमी और गर्मी में इसका कोई संबंध नहीं। इच्छा शक्ति अगर है तो रियल मामले को, वरना जो है बैंकर से बैंकर मामला जो है अपराधी भी जो है बच निकलता है। अब जैसे जो है कांग्रेस में देखिएगा, कांग्रेस में उन्होंने जो है जिसका मजन्ना हो वो चाहे जो है ये आपके दूसरे विधायकों उनका खिलाफ किया, लेकिन अभी एक मेघवाल जो MP हैं उनके खिलाफ जब बात रही तो उसको बिल्कुल जो है दबा दिया गया। वो उस वक्त तो चर्चा में रही, लेकिन अब इसका कोई जगह हाल ही नहीं। क्या वो बिल्कुल निर्लोभ साबित हो चुके हैं? बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल है। गिरिराज जी मैं फिर आपके पास में आऊंगा। LC जैन साहब ने जो कहा, उससे पहले पंकज जी ने जो कहा, मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन सीधा सा सवाल है कि जब आप पर बीतती है तो आपको दर्द होता है, और जब दूसरे पर सवाल खड़े होते हैं तो फिर ये सियासत का दस्तूर बन जाता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सियासत का दस्तूर नहीं बनता है। देखो, राजनीतिक मुकदमे दो तरह के होते हैं। फिर मैं वो बात कहूंगा कि राजेंद्र जी ने जो कहा कि ये देखिए, बीजेपी अभी यही कह रही है, प्रहलाद गुंजल का कहना यही था कि वो कार्यकर्ता की आवाज उठा रहे थे, काम नहीं हो रहे थे, और ये जनहित से जुड़ा मुद्दा था। निश्चित रूप से कार्यकर्ता की आज आवाज उठाने का हर विधायक को, हर सांसद को अधिकार है, लेकिन वो आवाज ऐसी नहीं होनी चाहिए कि समाज के अंदर इतनी अभद्र भाषा का उपयोग हो कि एक CMHO जो है वो आत्महत्या करने के लिए वो ये कहे क्या मैं अपने बच्चों के सहित आत्महत्या कर लूं। मतलब आप देखिए, प्रताड़ना देखिए, आप शब्दों का जो उन्होंने उपयोग किया वो 6.5 मिनट की। गिरिराज जी कितने ऐसे होंगे, एक ऑडियो टेप हमारे सामने आए हैं, कितने ऐसे होंगे लोग? नहीं, निश्चित रूप से ये ऑडियो टेप जो सामने आया है इसमें तो प्रत्यक्ष 50 बार उन्होंने ऐसी गालियों का उपयोग किया है जो बिल्कुल ऐसे नहीं थी। उसके बाद सरकार जांच करवा रही है, CID-CBI को मामला दे दिया, ये सब लिपापोती करने की बातें हैं। उसके बाद तो दूसरे तरीके भी थे जांच। चलिए, मैं पंकज जी को भेज दूंगा, लेकिन आप बताइए, क्या इस मसले पर जो प्रहलाद गुंजल वाला है, मैं उसको परे रखता हूं, लेकिन जो सवाल खड़ा किया अशोक गहलोत को लेकर जो बात की, वो ठीक था? गिरिराज जी,
अशोक गहलोत के खिलाफ तो जांच ठीक थी। नहीं, निश्चित रूप से इन्होंने अशोक गहलोत के खिलाफ और सचिन पायलट के खिलाफ जो प्रकरण दर्ज करवाया, उसके बाद सीआईडी सीबी के बाद इन्होंने सीबीआई को मामला भेज दिया। तो प्रहलाद गुंजल का मामला ऐसा क्यों नहीं था? फिर उसको क्यों इन्होंने रोका? अगर ये दुधारी बात नहीं है, दो तरफा बात नहीं है, इनका दोहरा चरित्र नहीं है, तो इसको भी भेजते, मालूम पड़ जाता। भवानी सिंह जी राजावत ने जिस तरह से थ्रेटिंग दी स्थानीय निकाय चुनाव में, जिस तरह से जनता को कहा कि यदि भारतीय जनता पार्टी को कमल के निशान पे वोट नहीं दोगे, सारे मकान खाली करा लूंगा, कोई तुम्हारे को बचा नहीं सकता, इससे ज्यादा दुर्भाग्य क्या होगा? फिर आपका दोहरा चरित्र तो सामने आ रहा है। अरे गिरिराज जी देखिए, आप सीआईडी सीबी के बाद में सीबीआई को जांच कब गई गहलोत जी की? उसी दिन चले गई क्या? 5 दिन में चले गई या हमारे चिल्लाने के बाद चले गई? कितने दिन बाद गई? तो इतना तो कम से कम सब्र करो कि भाई कम से कम आज जो जांच एजेंसियां हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, कभी सरकार आपकी नहीं, कभी हमारी सरकार रही, लेकिन उन पे कुछ तो विश्वास रखें कि उनकी रिपोर्ट तो आने थे। आप उनकी रिपोर्ट ही नहीं आने थे, उससे पहले ही हम सबसे पहले चिल्लाना चालू कर देंगे नहीं साहब आज ही कर दीजिए आप। तो ये जो चीजें कहीं ना कहीं वक्त आदमी का जो चीजें हैं जांच हो जाने दीजिए। क्योंकि आपने जो कहा कि ऐसी भाषा का उपयोग किया गया, ऐसी भाषा के लिए क्या न्यायालय में भी बहुत सारी चीजें थी। आज कसाब के साथ में भी सबने देखा, पूरी वर्ल्ड ने देखा, लेकिन न्यायालय ने उसको सुनने का मौका तो दिया ना। आज जिस चीज की जांच होनी चाहिए, आपने उकसाया क्या? आपने ऐसे वर्ड बोलने के लिए जान के हुआ क्या ये कोई चीज वास्तव में ये बातचीत हुई या बेसिकली इसको बनाया गया? तो ये जो जांचें हैं कहीं ना कहीं हो जाने दीजिए, थोड़ा टाइम लगेगा, जांच सामने आएंगे, उसके बाद कार्रवाई भी होंगी। गिरिराज जी, एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा हो जाता है कि इस बीच में जब आपकी सरकारें होती तो आप पुराने मामलों को भी निकाल कर सामने आ सकते हैं और जांच की बात क्यों नहीं की जाती? कृष्णा कोरानी जी जयपुर से हमारे साथ है, बताइए कृष्णा जी। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैं ये कहना चाहूंगा आपके इस चैनल के माध्यम से कि अगर कांग्रेस के जैसे वरिष्ठ नेता हैं, इनके लिए तो ये सीआईडी के लिए इन्विटेशन देते कि साहब अशोक गहलोत की जांच सीआईडी करेगी और सचिन पायलट साहब की भी जांच सीआईडी करेगी, और आज यदि इनके विधायक के ऊपर आ गई तो सर ये कौन सी जांच करवा रहे, सीबी और सीआईबी की? बिल्कुल कृष्णा जी, इसी बात पर बहस जारी है। शुक्रिया बिग फाइट में जुड़ने के लिए। शिशुपाल जी सीकर से है, बताइए। अश्विनी जी नमस्कार। नमस्कार सर, मैं ये बताना चाह रहा था, जो ये बीजेपी के ये वरिष्ठ नेता बैठे हैं पंकज जोशी जी, तो मेरे को इनसे एक सवाल था कि ये सीआईडी और सीबी को जो जांच सौंप रहे हैं उससे ताल्लुक क्या है? जो ऑडियो आया है, जो टेप इनकी आई है विधायक की, तो साफ एक्शन लेना चाहिए ना इनको। चलिए पंकज जी इस पर जवाब दे, फिर मैं जानना भी चाहूंगा कि ऐसे मामले में होता क्या है दरअसल जब आम आदमी हो। देखिए अश्विनी जी, बिल्कुल आपने जो कहा ना, देखिए वो जो बात हुई, वो बात क्या बात बेसिकली वो जो उसकी जो जांच है, वो जांच इस बात की होने की, ऑडियो तो आया, लेकिन ऑडियो किस परिस्थिति में आया? क्या आपने जान के बनाया? क्या आपने उसमें जो है उसको उकसाया? ये जो चीजें हैं कहीं ना कहीं कटिंग भी है कि नहीं है? आपने जो ऑडियो जारी किया उसकी क्या रियलिटी है? तो ये सब चीजें जांच के विषय हैं। जांच होने के बाद सब चीजें जो है सामने आती है। तो सर्कमस्टांसेस कैसे रहे, क्या सर्कमस्टांसेस थे, क्या सिचुएशन थी, इन सबकी जांच होने के बाद राजेंद्र सिंह जी, मैं आपके पास में आता हूं। क्या अगर इतना ही मामला बनता है तो स्थानीय पुलिस भी इस मामले में जांच कर सकती थी? नहीं, स्थानीय पुलिस जांच तो कर सकती थी, पर वो जो सर्कुलर है 86 का, उसके तहत जो भी विधायक है उनकी जांच है वो सीआईडी क्राइम ब्रांच ही करेगी। ये व्यवस्था है। अब सरकार ने जो व्यवस्था पहले से ही बना रखी है तो सरकार को उसका पालन करना पड़ेगा, वहाँ की स्थानीय पुलिस को भी उसका पालन करना पड़ेगा जी। और उसमें स्थानीय पुलिस अगर जांच करती तो उसको ये कहते हैं कि साहब आपने इसको गलत तरीके से कर दिया। तो ये तो सीआईडी क्राइम ब्रांच है। बस इसमें सवाल एक ही पैदा होता है, सीआईडी क्राइम ब्रांच में जो भी इन्वेस्टिगेशन जाती है उनकी टाइम लिमिट फिक्स की जाए। जी जी उसमें ये हो, बड़ा सवाल है। उसको मतलब तय किया जाए कि उसको 3 महीने में, 6 महीने में, 9 महीने में, साल भर में इसको रिव्यू किया जाए कि भाई किन कारणों से ये पेंडिंग रहा। मैं बिल्कुल राजेंद्र जी इस पर जवाब लूंगा आपसे, लेकिन एकेजन साहब मैं अब आपसे जानना चाहता हूं कि जो मसले आए दरअसल अगर इस डीप फ्रीजर को अगर इसको सीआईडी सीबी को कह दिया जाए और इसमें मसला जिंदा रखने के लिए डाल दिया जाए तो क्या जांच की कोई गुंजाइश रहेगी आने की? देखिए, सीआईडी सीबी या सीबीआई दोनों ही स्पेशलाइज एजेंसीज हैं जो इसलिए बनाई गई थी कि जो टेक्निकल किस्म का ऑफेंस है या जहां गहन अनुसंधान की जरूरत हो या जहां गलत अनुसंधान हो रहा है उसको मनाकर उनसे जांच की जाए। इसलिए नहीं बनाई गई थी कि वो जो एमएलएज और एमपीज हैं उनके मामलों को आप डीप फ्रीज में डाल दें। एक खुलेआम एक अपराध हुआ है और अपराधी स्वीकार कर रहा है। ऐसा पहले भी हुआ है, कई बार हुआ है, कभी किसी ने थप्पड़ मारा है, कभी किसी के बलात्कार के फोटो सामने आए और उसके बाद सिर्फ बचाने के लिए आपने उसमें डीप फ्रीज में डाल दिया गया। क्योंकि मान लीजिए केस उल्टा होता और ये सीएमएचओ साहब या कोई और आदमी किसी विधायक को या किसी मंत्री को या मुख्यमंत्री को गालियां दे रहा होता या उनके सामने प्रदर्शन करता तो क्या उसकी इतनी जांच करवाई जाती?
सिर्फ कोई प्रदर्शन करने जाता है, कोई मटकी लेके चला जाता है तो आप उसको गिरफ्तार कर लेते हैं। दूसरा बड़ा सवाल, इसमें जनहित कहां से निकल कर आता है? और इसमें कोई जनहित का तो कोई मुद्दा ही नहीं है। चलिए शंकर जी को भी सुन लेते हैं। क्यों मंत्रियों को कोई क्यों छूट है, उच्च अधिकारियों को क्यों सीआईडी-सीबी में नहीं दिया जाता? इवन हाईकोर्ट जजेज और जजेज के खिलाफ भी जांच अगर आए तो वो तो सीआईडी-सीबी में जाने का कोई सर्कुलर नहीं है और ये गवर्नमेंट का आदेश नहीं है, ये सिर्फ एक प्रशासनिक सर्कुलर। और जिसको कोई सरकार बदल सकती है, कोई अधिकारी बदल सकता है, लेकिन ये रवायत बन चुकी है। शंकर जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आ कहना चाहूँ साहब, हुए की कोनी जन सुनवाई हुई है कोला इतने महीने एक जी हुई 23 तारीख इस महीने कोई हमारा दोस्त है, वो गफूर नाम है, बापड़ो एक ढोली है बापड़ो जी। अभी जो खेत है अभी माइतर वो 75 साल मतलब भी खेत पर बैठो है, पटवारी भी कह रही हो भाई वो बिल्कुल सही बैठो है, लेकिन 8 MLA 8 जगह नेता ने आंगना बैठा है, अरे पहला तांती ब्रजमोहन सिंह देवी सिंह आदमी उठाने साहब सरकार की कौन करे, नाटक है वो तो खाली। शुक्रिया शंकर जी। इस सवाल को ब्रेक के बाद मैं लेकर आपके बीच में आऊंगा कि दरअसल जिस विधायक के खिलाफ एक मुकदमा 1997 में दर्ज होता है, अब पूर्व विधायक है जिसका जिक्र शंकर जी ने अपने कॉल में किया, अगर वो मामला 17 साल अटका रहता है तो क्या फिर उसका हौसला इस कदर बढ़ जाता है कि आम आदमी भी उसकी जद में आ जाता है? ब्रेक के बाद बात करेंगे। देश में बहुत तेजी से भ्रष्टाचार बढ़ रहा है और भ्रष्टाचार में बड़े से बड़े नेता और अफसर फंस रहे हैं और उनको उनकी सरकार के मार्फत उनको बचा दिया जाता है और उनके प्रति नरमी बढ़ती जा रही है सरकार के माध्यम से। तो जन लोकपाल की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, जन लोकपाल हमारे देश में जल्द से जल्द आना चाहिए। अलग से जांच के कानून की वैसे तो कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे देश में हर तरीके का कानून है, लेकिन उसकी पालना सही होनी चाहिए और किसी भी पार्टी को या किसी भी राजनेता को ये दबाव नहीं बनाना चाहिए कि हमारे प्रति कार्रवाई नहीं हो।